आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, यह सोते हुए सपने देखने का नहीं, ज्ञान, शोध और इनोवेशन के साथ देश को कर्तव्य पथ पर आगे ले जाने का समय। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आने वाले 25 सालों की कार्य योजना का दिया सुझाव। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से किया संवाद। ऑनलाइन बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और नवाचार नए भारत की पहचान। वोकल फॉर लोकल और स्वच्छता अभियान में भी आगे आए विजेता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इंडिया गेट पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण। प्रधानमंत्री ने कहा कि महान लोगों के योगदान को मिटाने का हुआ प्रयास, देश उन गलतियों को सुधार रहा है। नेताजी की जीवनी से आपदा को अवसर में बदलने की मिली सीख। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान के पहले दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने का किया आह्वान। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई संसद सदस्यों ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास शामिल है। जब संकल्प के साथ साधना जुड़ जाती है, जब मानव मात्र के साथ हमारा ममभाव जुड़ जाता है, अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए इदम न मम यह भाव जागने लगता है, तो समझिए हमारे संकल्पों के जरिए एक नए कालखंड का जन्म होने वाला है, एक नया सवेरा होने वाला है। सेवा और त्याग का यही अनुभव आज अमृत महोत्सव में नए भारत के लिए उमड़ रहा है। इसी त्याग और कर्तव्य भाव से करोड़ों देशवासी आज स्वर्णिम भारत की नींव रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह न हो। हम ऐसे भारत को उभरते हुए देख रहे हैं जिसकी सोच नई है, जिसकी अप्रोच नई है। अमृत और अमरत्व का रास्ता बिना ज्ञान के प्रकाशित नहीं होता। इसलिए अमृत काल के ये समय हमारे ज्ञान, शोध और इनोवेशन का समय है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जिसकी जड़ें प्राचीन परंपराओं और विरासत से जुड़ी होगी और जिसका विस्तार आधुनिकता के आकाश में अनंत तक होगा। भारत ने अपना बहुत बड़ा समय इसलिए गंवाया है क्योंकि कर्तव्यों को प्राथमिकता नहीं दी गई। इन 75 वर्षों में कर्तव्यों को दूर रखने की वजह से जो खाई पैदा हुई है, सिर्फ अधिकार की बात करने की वजह से समाज में जो कमी आई है, उसकी भरपाई हम मिलकर के आने वाले 25 वर्षों में कर्तव्य की साधना करके पूरी कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं आने वाले 25 वर्ष के लिए एक मंत्र बनाकर भारत के जन जन को कर्तव्य के लिए जागरूक करके बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में 75 सालों की विकास यात्रा के साथ साथ आने वाले 25 सालों के देश के विकास की कार्ययोजना शामिल है। सामाजिक, सांस्कृतिक
और आध्यात्मिक चेतना की प्रतीक ब्रह्मा कुमारी जी ने समस्त मानवता को राजयोग का मार्ग दिखाया है। आजादी का अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी की व्यापक संकल्पना है, जिसमें पिछले 75 वर्षों की विकास यात्रा के साथ साथ आने वाले 25 वर्षों के लिए देश के सर्वांगीण विकास की कार्य योजना भी समाहित है, ताकि जब हमारी आजादी के 100 वर्ष पूरे हो तब हमारा देश वैश्विक पटल पर एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में सामने आए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के प्रति समर्पित साल भर चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इसमें विभिन्न विषयों पर 30 से अधिक अभियान और 15,000 से अधिक कार्यक्रम शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिक्की केज द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित गीत भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्म कुमारी संस्था के 7 कार्यक्रमों का भी उद्घाटन किया। निर्माण का, बलिदानों के सम्मान का, महिलाओं के उत्थान का, अब सर्व के कल्याण का, जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विशाखापट्टनम में पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह संस्थान पेट्रोलियम अनुसंधान के लिए एक समर्पित विश्वविद्यालय है और इसे 2017 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी गई थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से देश में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया। Youngsters, petroleum and its byproducts have played a critical role in propelling the progress of the world in modern times. From the discovery of the first oil reserves in Big Boy in Assam in 1889, the industry has seen a phenomenal rise in India, greatly aiding to the country's progress post-independence. India today is the 3rd largest consumer of crude oil in the world, while petroleum comprises an important component of the world's and also India's energy mix. We are still import dependent for more than 80% of our oil needs. 80%. It is indeed important to focus on increasing indigenous crude oil production and reducing export to not only save precious foreign exchange but also ensure energy security. This is very important. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत कच्चे तेल का दुनिया का 3रा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश होने के बावजूद अपनी 80% से अधिक जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। उन्होंने न केवल विदेशी मुद्रा बचाने के लिए बल्कि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी उत्पादन बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। पीएचडी के छात्रों को उद्योगों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में अनुसंधान करने के बारे में प्रोत्साहित करने का सुझाव देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अकादमिक अनुसंधान में एक बहुआयामी दृष्टिकोण आएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भी है। Of this responsibility, they should be encouraged to undertake research on problems faced by the industry. What are the problems? Such a move towards partnership will also bring in a multidisciplinary approach into academic research, which is the aim of the national education policy, new education policy. It is one of the best drafted document. All the institutions must take the spirit from the document. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत में सौर, पवन और ज्वारीय ऊर्जा जैसे पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हैं। जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में ऊर्जा के इन स्रोतों की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। Green and sustainable energies institutes specializing in energy should also seek to diversify their portfolio by adopting a multidisciplinary approach to energy and bring alternative
solutions. उपराष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि IIP ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में एक मिसाल बनकर आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने प्रशासन के प्रयासों की सराहना की और स्नातक छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी। वेंकैया नायडू ने 2016 से 2020 और 2017 से 2021 बैच के स्वर्ण पदक विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस कार्यक्रम में IIP के प्रोफेसर, निदेशक, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, कई छात्र और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। ग्रेनाइट से निर्मित प्रतिमा तैयार होने पर होलोग्राम प्रतिमा की जगह लेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अतुलनीय योगदान के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को भी मिटाने का काम किया गया, लेकिन आज देश उन गलतियों को ठीक कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें नेताजी बोस के कैन डू और विल डू की भावना से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, हमारी पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। प्रधानमंत्री ने अलंकरण समारोह में वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किए। समारोह के दौरान कुल 7 पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री ने राहत और बचाव कर्मियों के योगदान को भी सराहा। साथ ही कहा कि आपदा प्रबंधन को लेकर हमें नेताजी से प्रेरणा लेकर चुनौतियों से निपटना सीखना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हम में हौसला है तो हम आपदा को भी अवसर में बदल सकते हैं। यही संदेश नेताजी ने हमें आजादी की लड़ाई के दौरान दिया था। नेताजी कहते थे, कभी भी स्वतंत्र भारत के सपने का विश्वास मत खोना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को झकझोर सके। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी। आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। आपको बता दें कि होलोग्राम को प्रभावी बनाने के लिए उस पर नेताजी की 3D तस्वीर लगाई जाएगी। साथ ही होलोग्राम प्रतिमा 30,000 लुमेन 4 के प्रोजेक्टर से संचालित होगी, जिसका आकार 28 फुट ऊंचा और 6 फुट चौड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वर्चुअली बातचीत की। कोरोना के चलते इस बार ये बातचीत ऑनलाइन हुई, जहां इस पुरस्कार के लिए चयनित बच्चों ने अपने अपने जिलों से पीएम मोदी से संवाद किया। वहीं प्रधानमंत्री ने उनकी बात को भी सुना। सरकार ने इस साल 29 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए चुना है, जिसके लिए विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाल पुरस्कार के विजेताओं से कहा, हमें गर्व है जब हम भारत के युवाओं को नवाचार करते और देश को आगे ले जाते हुए देखते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उन्हें गर्व होता है जब वह देखते हैं दुनिया की बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय हैं। स्टार्टअप की दुनिया में भारत परचम फहरा रहा है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि अगले 25 सालों में देश जिस ऊंचाई पर होगा और जो उसका सामर्थ्य बनेगा, उसमें बहुत बड़ी भूमिका युवा पीढ़ी की होगी। भारत सरकार नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षिक योग्यता, खेल, कला और संस्कृति और बहादुरी जैसी 6 श्रेणियों में बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए PMRPB पुरस्कार प्रदान करती है। इस साल बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर से 29 बच्चों को PMRBP 2022 के लिए चुना गया है। पुरस्कार विजेता हर साल गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेते हैं। PMRBP के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंदौर यात्रा के दौरान कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान की सराहना की। साथ ही इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी का साधुवाद किया। अपनी 1 दिवसीय इंदौर यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में करोड़ों लोगों का टीकाकरण दुनिया में एक रिकॉर्ड है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने पित्तेश्वर हनुमान धाम के दर्शन किए और देश के कल्याण के लिए प्रार्थना की। सदन में हो हंगामे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सदन की एक गरिमा होती है और सदन में सभी को गरिमापूर्ण व्यवहार के साथ सहयोग करना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर पहुंचने पर लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंदौर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुलाकात की। बातचीत में कई विषयों पर चर्चा हुई। प्रबुद्ध जनों से सार्थक संवाद में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कर्तव्यों और दायित्वों को समर्पण भाव से निभाने के साथ साथ अगले 25 सालों में भारत को विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की आवश्यकता है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। यह मुलाकात लोकसभा अध्यक्ष के निवास पर हुई। मुलाकात के दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष को बिहार आने का निमंत्रण दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि वो बिहार आएंगे और बिहार विधानसभा के सदस्यों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन पर बातचीत की। जिलाधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए, साथ ही उनके द्वारा किए गए प्रयासों में आने वाली चुनौतियों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पूछा कि आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम के तहत काम करना उनके पहले किए गए काम से कितना अलग है। देश ने इन पीछे रह गए जिलों की हैंड होल्डिंग पर विशेष ध्यान दिया। आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स देश के आगे बढ़ने के अवरोध को समाप्त कर रहे हैं। आप सबके प्रयासों से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आज गतिरोधक के बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। जो जिले पहले कभी तेज प्रगति करने वाले माने जाते थे, आज कई पैरामीटर्स में ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स उन जिलों में भी अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दूसरों की आकांक्षाएं अपनी आकांक्षाएं बन जाएं, जब दूसरों के सपनों को पूरा करना अपनी सफलता का पैमाना बन जाए, तो फिर कर्तव्य पथ इतिहास रचता है। जब दूसरों की आकांक्षाएं अपनी आकांक्षाएं बन जाए, जब दूसरों के सपनों को पूरा करना अपनी सफलता का पैमाना बन जाए, तो फिर वो कर्तव्य पथ इतिहास रचता है। आज हम देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षी जिलों में यही इतिहास बनते हुए देख रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विभिन्न कारणों से ऐसी स्थिति पैदा हुई है जहां अतीत में आकांक्षी जिले पिछड़ने लगे थे। उनके विकास को सुगम बनाने के लिए आकांक्षी जिलों के लिए विशेष हैंड होल्डिंग की गई। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आकांक्षी जिलों में विकास के लिए प्रशासन और जनता के बीच सीधा कनेक्ट, एक इमोशनल जुड़ाव बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त तौर पर मॉरिशस में भारत सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर 2 और प्रोजेक्ट लॉन्च किए। इस दौरान मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। साथ ही एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी रखने का फैसला किया। श्री मोदी जी, it is with immense pleasure and privilege that I welcome you to the virtual platform for the e-inauguration of the social housing units at Dagotier and Martaba and the e-launch of the Civil Service College and the 8 megawatt solar photovoltaic farm project, which will contribute significantly to the development of Mauritius. At the outset, allow me to express my gratitude and that of the people of Mauritius to the government and people of India for the wide-ranging cooperation and technical and financial assistance provided to Mauritius over the years. We are so much delighted that our partnership and friendship have grown to new heights since you have become the Prime Minister of the Republic of India. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी साल 2015 की यात्रा के दौरान भारत के समुद्री सहयोग के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि समुद्री सुरक्षा सहित हमारे द्विपक्षीय सहयोग ने इस विजन को अमल में लाया है। Under our Vaccine Maitri program, Mauritius was one of the first countries we were able to send COVID vaccine to. I am happy that today Mauritius is among the few countries in the world to have fully vaccinated 3/4 of its population. Mauritius is also integral to our approach to the Indian Ocean. It was in Mauritius during my 2015 visit that I had outlined India's maritime cooperation vision of Sagar, security and growth for all in the region. कोविड महामारी के दौरान भारत के सहयोग का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत मॉरिशस उन पहले देशों में से एक था जिन्हें हम कोविड के टीके भेजने में सक्षम रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार देते हुए गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के पास बने इस भवन को 30 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस सर्किट हाउस में कॉन्फ्रेंस और ऑडिटोरियम हॉल भी है। इस सर्किट हाउस की खास बात यह है कि यहाँ हर कमरे से समुद्र दिखता है। अब ये सर्किट हाउस बनने के बाद, एक स्वतंत्र व्यवस्था बनने के बाद, और वो भी मंदिर के से कोई ज्यादा दूर नहीं है, और उसके कारण मंदिर पर जो दबाव रहता था वो भी कम हो गया। अब वो अपने मंदिर के काम में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। मुझे बताया गया है कि इस भवन को इस तरह बनाया गया है, यहां रुकने वाले व्यक्तियों को सी व्यू मिले, समुद्र दर्शन होते रहे। यानी लोग जब यहां शांति से अपने कमरे में बैठेंगे तो उन्हें समुद्र की लहरें भी दिखेगी और सोमनाथ का शिखर भी नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत एक श्लोक से की। भगवान सोमनाथ की आराधना में हमारे शास्त्रों में कहा गया है,
भक्ति प्रदानाय कृपा अवतीर्णम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। यानी भगवान सोमनाथ की कृपा अवतीर्ण होती है। उन्होंने कहा कि जिन परिस्थितियों में सोमनाथ मंदिर तबाह हुआ और जिन परिस्थितियों में सरदार पटेल के प्रयासों से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वे दोनों ही हमारे लिए एक बड़ा संदेश हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान की चर्चा होती है, लेकिन भारत के हर राज्य में ऐसी अनंत संभावनाएं हैं। बढ़ती हुई सुविधाओं की वजह से भविष्य में दीव हो, गीर हो, द्वारिका हो, बेट द्वारिका हो, इस पूरे क्षेत्र में जो भी यात्री आएंगे, सोमनाथ एक प्रकार से इस पूरे टूरिज्म सेक्टर के क्षेत्र का एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा। सोमनाथ मंदिर के निर्माण में करीब 5 साल लगे थे। मंदिर का शिखर करीब 150 फीट ऊंचा है। शिखर पर एक कलश स्थित है जिसका वजन 10 टन है। ये मंदिर 10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पर्यटन के लिहाज से ये मंदिर खास माना जाता है। अलग अलग राज्यों से, देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने हर साल करीब करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। अलग अलग राज्यों के साथ देश और दुनिया के तमाम श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में सदन के नेता ने केंद्रीय कक्ष में पुष्प अर्पित किए। केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को केंद्रीय मंत्रियों और संसद सदस्यों ने भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और पीसी मोदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एन संजीव रेड्डी ने 23 जनवरी 1978 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र का अनावरण किया था।